वो गढ़वाल से आते हैं, गढ़वाल उनकी मातृभूमि है, गढ़वाल का वो चेहरा है, लेकिन चुनाव कुमाऊं से लड़ते हैं। खांटी पहाड़ी नेता की छवि रखते हैं, लेकिन कुमाऊं के तराई से विधायक होते हैं। बहुगुणा परिवार की लेगेसी लेकर चल रहे हैं, युवा हैं, जातिगत समीकरण को भी काफ़ी हद तक साधते हैं। इन दिनों उत्तराखंड के सियासी गलियारों में यकायक एक नाम चर्चाओं में है, जिसे कहा जाता है सौरभ बहुगुणा, जो वर्तमान में भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री होते हैं। कानाफूसी ये है कि अगर कुछ हो गया, इस बीच कोई बदलाव जैसी स्थिति आई, तो क्या बीजेपी इस चेहरे पर दांव लगा सकती है? इस कानाफूसी को अगर हम नज़रअंदाज भी कर दें, तो भविष्य के लिए क्या उत्तराखंड में भाजपा किसी एक नेता को नेतृत्व के तौर पर, उसके विकल्प के तौर पर देख रही है, और वो सौरभ बहुगुणा है? इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुए, और इन 25 सालों में उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है, उसमें कोई एक बात जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरती है, जो सबसे ज़्यादा विख्यात है, जिसकी सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, या कह लें कि वो कुख्यात है, तो वो है मुख्यमंत्री बदलने के लिए। कुख्यात इसलिए मैंने कहा क्योंकि मुख्यमंत्री तो 5 साल के लिए होना चाहिए था संवैधानिक तौर पर, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। हर 2.5 साल में एक मुख्यमंत्री मिलता है, यानी कि थोक के भाव मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनते हैं। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के पास ज़्यादा विकल्प हैं, अवसर ज़्यादा हैं दूसरे राज्यों से अगर तुलना करें तो। उत्तराखंड के नेता इस बात को लेकर ज़्यादा आश्वस्त दिखाई देते हैं कि मुख्यमंत्री कभी भी कोई भी किसी भी दल का बन सकता है। कांग्रेस के लिए भी ऐसा ही है, दूसरे दलों के लिए भी है, और बीजेपी में ज़्यादा अवसर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बदले हैं। खैर, बात हो रही है सौरभ बहुगुणा की, जो इस समय चर्चाओं में है। अचानक से उनका नाम चर्चाओं में आ गया है। क्यों? कुछ सक्रियता भी उन्होंने अपने स्तर पर दिखाई है। वैसे सक्रिय तो रहते हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से सक्रियता हो रही है और जो मुलाकातें हो रही है, जो लोग मिल रहे हैं सौरभ बहुगुणा से, या सौरभ बहुगुणा जहां भी जा रहे हैं, कुछ अलग सी कहानी बनती दिखाई दे रही है। फिर वो चाहे गैरसैंण में भराड़ीसैंण वाला सत्र हो, और उस दौरान जिस तरह सौरभ बहुगुणा से पंचायत के नवनिर्वाचित लोग मिलने आए, गढ़वाल के तो वो बेटे हैं ही, कुमाऊं में भी उनका जिस तरह से अलग अलग जगह जाना हो रहा है, वो कई तरह की कहानी बयां कर रहा है। तो इसलिए चर्चा सौरभ बहुगुणा की हो रही है कि क्या ये वो चेहरा है? वैसे चेहरे और भी हैं, उन चेहरों में से क्या ये चेहरा हो सकता है जिसे बीजेपी आने वाले भविष्य में, अभी नहीं तो 2027 या उसके बाद कभी भी, क्योंकि वो एक ऐसा एसेट बीजेपी के लिए बन सकते हैं जिनको भाजपा कभी न कभी नेतृत्व सौंप सकती है, क्या उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब सवाल है कि सौरभ बहुगुणा ही क्यों? जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वो हेमंती नंदन बहुगुणा के पौत्र हैं, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के पुत्र हैं, गढ़वाल से आते हैं, गढ़वाल के बेटे हैं, लेकिन राजनीति कुमाऊं में कर रहे हैं। सितारगंज की सीट से वो विधायक हुए और इस बार मंत्री भी हैं कैबिनेट में। तो और जो लेगेसी है बहुगुणा परिवार की, इस समय अगर कोई पूरी तरह से अपने कंधों पर उठाकर चल रहा है उत्तराखंड में, तो वो सौरभ बहुगुणा ही हैं। हालांकि उनके भविष्य में मुख्यमंत्री बनने को लेकर कुछ बाधाएं भी हैं, इसलिए थंबनेल में जो बात हमने कही कि गुण अनेक बाधा एक, बाधाएं 1 या 2 हो सकती हैं, मोटे तौर पर एक दिखाई दे रही है, दूसरी बाधा में नहीं आती। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो बाधा क्या है। और जो गुण की बात मैं कर रहा हूँ, वो गुण कोई व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक समीकरण होते हैं, उस कुर्सी तक जाने के लिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से मौजूदा दौर की राजनीति जिस ओर राजनीतिक दल को ले जाना चाहती है, जहां जाना उस दल के लिए मुनासिब होगा, जिस चेहरे को साथ लेकर चलना मुनासिब होगा,
वहीं पर निर्णय लिए जाते हैं। खासकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगातार उत्तराखंड में सत्ता पे काबिज रहे हैं, तो दोनों ही निर्णय कुछ इसी अंदाज में लेते हैं कि तमाम तरह के समीकरणों को साधा जाता है। और उन समीकरणों को साधते हुए फिलहाल तो सौरभ बहुगुणा दिखाई दे रहे हैं। वो गढ़वाल से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गढ़वाल उनको सहर्ष स्वीकार कर लेगा। कुमाऊं से राजनीति उनकी चल रही है। सितारगंज जैसी सीट, तराई की सीट, जहां से उनके पिता 2016 में जब मुख्यमंत्री रहे तो तब कांग्रेस में थे। 2016 में जो लैंडस्लाइड हुआ, पॉलिटिकल लैंडस्लाइड, जिसमें 9 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, उस कुनबे में एक विजय बहुगुणा भी थे। और विजय बहुगुणा की अपने पिता की उंगली थामे हुए भाजपा के परिवार में प्रवेश किया सौरभ बहुगुणा ने। और उनका पहला चुनाव ही बीजेपी से था। 2017 में वो अपने पिता की सीट यानी सितारगंज से चुनाव लड़े, जहां उनके पिता ने उपचुनाव लड़ा था मुख्यमंत्री जब उन्हें घोषित कर दिया गया था उसके बाद। तो वो एक तरह से बहुगुणा परिवार का कुमाऊं में कोई गढ़ है तो वो सितारगंज और उधम सिंह नगर का, और वो कुनबा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सौरभ बहुगुणा को ये भी कहा जाता है कि हेमंती नंदन बहुगुणा का भारतीय राजनीति में क्या कद था, क्या स्थान था और उन्होंने क्या कुछ किया, वो कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बतौर उत्तराखंडी हर व्यक्ति को हेमंती नंदन बहुगुणा के पूरे जीवन पर गर्व है। उसे आज हम पढ़ते सुनाते लोगों को हैं, उसी परिवार से आते हैं। और पिता विजय बहुगुणा चूँकि न्यायिक क्षेत्र से आए हुए थे, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बने, उनका मिजाज जरा कड़क रहता था जब वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री थे। और हेमंती नंदन बहुगुणा की कुछ छवि सौरभ में लोग देखते हैं, सौरभ बहुगुणा में। और लेकिन सबसे हटकर सौरभ बहुगुणा को कहा जाता है कि ये कुछ अलग तरह के हैं। वो बड़े लिबरल टाइप के दिखते हैं और बड़े सरल स्वभाव के हैं। सबको साथ लेकर चलने की कला वो जानते हैं। यानी कि वो जो राजनीति में अजात शत्रु की संज्ञा जो किसी नेता को दी जाती है, वो तो खैर एक लंबे राजनीतिक जीवन करियर को गुजारने के बाद किसी को ये संज्ञा मिलती है, लेकिन शुरुआत में जो गुण होने चाहिए वो क्या सौरभ रखते हैं, उस पर भी लोग हामी भरते हैं कि हाँ, ऐसे आगे जाके सौरभ बहुगुणा हो सकते हैं। तो ये उनकी एक बड़ी लेगेसी है। और बहुगुणा परिवार की लेगेसी उनकी ताकत है। तो लेकिन अगर किसी कुर्सी पर बैठने की जब बात आएगी तो ये ताकत कभी कभी उनके लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। और इस खतरे को लेकर उन्होंने एक जवाब भी दिया है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर चर्चाएं इस समय हो रही हैं कि सौरभ बहुगुणा क्या वाकई में इस वक्त सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मैंने भराड़ीसैंण का आपको जिक्र किया, नैनीताल हो या फिर उधम सिंह नगर हो, तमाम जगह इस बीच जहां कहीं भी सौरभ बहुगुणा जा रहे हैं, वहां पर जो उनके अपने समर्थक हैं, जैसे ही सौरभ बहुगुणा को वो देख रहे हैं या वो इस तरह की चर्चाएं जब सुन रहे हैं कि सौरभ बहुगुणा आने वाले समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उस पद तक जा सकते हैं, तो उनके मन में गुदगुदी ज़रूर हो रही है। बीजेपी के भीतर भी एक कुनबा ये मानकर चल रहा है कि आने वाले समय में सौरभ बहुगुणा की लॉटरी लग सकती है भाजपा में। और बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो चौंकाता आया है। जो नाम, बड़े बड़े नाम सामने नज़र आ रहे होते हैं कि ये मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, इन पर बीजेपी सोच रही होगी, राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो सोच रहा होगा, लेकिन वो सोच कुछ और आती है वहाँ से। हालांकि योग्यता मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ कोई डिग्री, बड़ी बड़ी एजुकेशन का तो कोई मसला है नहीं। राजनीतिक तौर पर यहाँ तो ये भी देखा कि जो चुनाव हार कर घर बैठ गया उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, और जो कोई जंगल में घूम रहा था उसे फ़ोन करके कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी का एक स्टाइल रहा है, केंद्र के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो कोई भी बन सकता है भाजपा में तो। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो परिस्थितियां हैं राज्य की, जो कुमाऊं और गढ़वाल में बटा हुआ जो सेक्टर है, वो जो क्षेत्र बटा हुआ है, उसको कैसे बैलेंस करना है, इन सब बातों में सौरभ बहुगुणा इस समय फिट बैठते दिखाई दे रहे हैं। गढ़वाल से आते हैं, कुमाऊं की राजनीति करते हैं। कुमाऊं ने तो स्वीकार कर लिया, गढ़वाल के वो बेटे हैं। बात अगर आएगी कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, वहाँ से भी एक इशारा मिल रहा है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष कोई नया नहीं बनाया, अगर कोई नया बनाया होता तो उसे 3 साल देने पड़ते। अब उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के हटने न हटने
का मामला सिर्फ इतना भर है जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के तब तक अध्यक्ष बनते हुए रहने के हैं जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं आता। जैसे ही नया अध्यक्ष, जो कि अब आने जा रहा है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे ही वो आएगा जेपी नड्डा चले जाएंगे। वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपनी एक जिम्मेदारी निभाएंगे। और बीजेपी ये कहती है कि एक पद एक व्यक्ति, लेकिन उत्तराखंड में भी देखिए वही परिस्थिति बनी हुई है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। हो सकता है कि कल के दिन कोई दूसरा आ जाए, कोई ठाकुर चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और मुख्यमंत्री पर किसी और पर दाव लगा दिया जाए। ये तमाम तरह के कयास हैं। अब सौरभ बहुगुणा का जो हडल है, यानी कि जो एक बाधा बन रही है, और ये भी है कि सौरभ बहुगुणा ब्राह्मण चेहरा हैं। मैं यहाँ किसी जातिवादी की बात नहीं करना चाहता और न मैं इन बातों को मानता हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर पर समीकरण तो सारे साधने पड़ेंगे उस कुर्सी के लिए। तो बीजेपी में अभी तक कुमाऊं से कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बना है। एनडी तिवारी बने कुमाऊं से ब्राह्मण चेहरे, तो वो कांग्रेस में उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इसके अलावा भी गढ़वाल में मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी वो आखिरी मुख्यमंत्री थे जो ब्राह्मण थे। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, तीरथ भी आए, तो ठाकुर चेहरे पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट सौरभ बहुगुणा के लिए क्या बन सकता है आने वाले समय में, कि वो ब्राह्मण भी हैं, गढ़वाल से आते हैं, कुमाऊं की राजनीति करते हैं और सबको साथ लेने की कला है। आयु भी मैटर करती है। अगर बीजेपी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है तो सौरभ बहुगुणा से बेहतर और क्या हो सकता है। अब मैं जो कह रहा हूँ हडल की बात, वो हडल क्या है? उनका कांग्रेसी गोत्र होना। ये क्या सौरभ बहुगुणा को अभी से इस बात का डर सता रहा है? अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने इसका जवाब दिया है। इसी बात को लेकर उन्होंने एक बात अपने सोशल मीडिया में साझा की है। क्या कही है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो नोट है जो सौरभ बहुगुणा ने लिखा और तमाम जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं उनके चारों ओर, वो कुछ कह रही हैं। इसीलिए हम इस मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा, सशब्द में उनकी जो बातें हैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये उन्होंने ही लिखी हैं। उन्होंने लिखा, मेरे दादा स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी और पिता श्री विजय बहुगुणा जी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। ये इतिहास है, मैं इसे झुठला नहीं सकता, लेकिन ये भी उतना ही सच्चा इतिहास है कि 1981 के गढ़वाल उपचुनाव में कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की थी। वोट चोरी, पथराव और सत्ता का दुरुपयोग उस दौर में कड़वी सच्चाई है। मेरे दादा यानी कि हेमंती नंदन बहुगुणा जी, उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने जनता के विश्वास के लिए कांग्रेस की ताकत और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी टकराने से वो पीछे नहीं हटे। ये सौरभ बहुगुणा लिख रहे हैं अपने दादा के लिए। ये उदाहरण मेरे लिए हमेशा मार्गदर्शक रहा। सच्चाई और न्याय के लिए किसी भी कीमत पर खड़ा होना पड़ता है। मेरी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई। 2017 में मैंने पहली बार सितारगंज से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे विधायक बनाया। तब से आज तक मेरा हर कदम भाजपा के विचारों और संगठन के प्रति समर्पित रहा है। मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में ही रहूँगा। मेरे लिए राजनीति कभी परिवार या वंश से तय नहीं होती, यह जनता और विचारधारा से तय होती है और जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये सौरभ बहुगुणा को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई पिता के साथ बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने उन्हें सितारगंज की सीट सौंप दी, विधायक बन गए पहले टर्म में। दूसरे टर्म में उन्हें मंत्री बना दिया गया। और क्या चाहिए था? सब कुछ तो दे दिया था, फिर ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और सौरभ बहुगुणा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तमाम लोग, चाहे वो रेखा आर्या हों या सतपाल जी महाराज हों, सुबोध उनियाल हों, हरक सिंह रावत तो वापस आ गए, ये तमाम लोग जो उस समय उमेश शर्मा काऊ हों, ये तमाम लोग जब बीजेपी में गए थे, उसके बाद ये कहा जाता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों को वक्त लगा बीजेपी को आत्मसात करने में। बीजेपी के कार्यकर्ता, अभी भी कई बीजेपी के कार्यकर्ता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए मंत्री हैं, उन्हें भी उसी नज़र से देख रहे होते हैं कि उनके काम नहीं हो पाते। ये शिकायतें बीजेपी के भीतर उठती रही हैं, लेकिन सौरभ बहुगुणा इससे अलहदा दिखाई दिए हैं। उनके यहाँ बीजेपी
का जो खांटी कार्यकर्ता है उसका भी सम्मान होता है, ऐसा मैंने सुना है। कितनी हकीकत है ये आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो सौरभ बहुगुणा क्या औरों से अलग दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने जो एक बात लिखी है ना, वो भी एक हडल क्या हो सकता है, जो वंशवाद की वो बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता बीजेपी में आप वंशवाद कोई हडल है किसी नेता के लिए। असम में इतना बड़ा एग्जाम्पल है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो तो लगता ही नहीं उन्हें देख के कि ये कभी कांग्रेसी थे। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए ही शर्मा साहब का जन्म हुआ था और वो खांटी आरएसएस के लगते हैं, वैसी ही बातें करते हैं। तो उनके सामने तो कभी कभी बीजेपी के नेताओं को डाउट हो जाता है कि भाई हम ज़्यादा बीजेपी वाले हैं कि ये हैं। तो वो इतने उग्र हो गए, बीजेपी को ऐसा आत्मसात कर लिया और उन्हें भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये हडल तो मेरे ख्याल से बीजेपी में अब नहीं होता, क्योंकि वंशवाद तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में चल रहा है। और हेमंती नंदन बहुगुणा का परिवार जो वो करके गए हैं उसे अगर वंशवाद माना जाएगा तो उनका जैसा नेता तो और चाहिए ही चाहिए पहाड़ को, ये तो लोग मांग करते हैं। तो ये बातें जो सौरभ बहुगुणा ने लिखी वो यूं ही तो नहीं लिखी हैं, कहीं से उनके कानों तक कुछ बात पहुंची है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी में ही रहूँगा, मेरे लिए जनता, जनता के काम सर्वोपरि हैं। और उन्होंने अगर अपने दादा से कोई एक चीज़ सीखी है जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि वो अन्याय के खिलाफ इंदिरा गांधी से भी लड़ गए थे और मैंने वहीं से प्रेरणा ली है, तो ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसे भी छोड़िए, अब जो चर्चा चल रही है, मैंने अगर कहा अगर कुछ ऐसा होता है, कोई बदलाव की स्थिति बनती है, तो क्या सौरभ बहुगुणा की तरफ बीजेपी नेतृत्व जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों को वो फिल कर रहे हैं, गढ़वाल कुमाऊं को साध रहे हैं, जातिवाद को साध रहे हैं, आयु सीमा उनकी है, एक बड़े परिवार से वो आते हैं, उसकी लेगेसी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद है। उनका व्यक्तिगत जो नेचर है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो भी उनके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहता है। थोड़ा शाही नेचर के हैं, शाही इसलिए कि बहुत आगे नहीं नज़र आते लेकिन पीछे अपना काम कर रहे होते हैं, तो ये भी उनकी एक यूएसपी में गिना जा सकता है। वैसे नाम और भी हैं गढ़वाल में, एक मात्र सौरभ नहीं है, और भी कुछ नाम है जिनकी मैं किसी और एपिसोड में ज़रूर चर्चा करूंगा। उन पर भी किसी एक नेता पर पूरी तरह से बात करूंगा और आपके सामने ज़रूर रखूंगा। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।